हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने रीजनरेशन के दौरान होने वाले हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स पढ़े थे। अब आज हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इवेंट्स। तो रीजनरेशन के समय होने वाले संरचनात्मक व ऊतकीय परिवर्तन कोशिकाओं में होने वाले बायोकेमिकल व फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो है, इनको हम दो बिंदुओं के अंतर्गत रखते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिक फेज। कलिका निर्माण या निर्विभेदन की अवस्था में कोशिकाओं में उपचयात्मक या विखंडात्मक गतिविधि अधिक होती है। इसका कारण मृत या जख्मी कोशिकाओं को नष्ट करना व निर्विभेदन करना है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो इस समय होता है वह है प्रोटीन ले एंजाइमों, विशेषकर कैथेप्सिन गतिविधि में वृद्धि होना। इसके साथ ही डाईपेप्टाइडेज एंजाइम में वृद्धि होती है। इन दोनों प्रकार के एंजाइमों की संयुक्त गतिविधि के कारण प्रोटीनों का विखंडन होता है तथा मुक्त अमीनो अम्लों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि इस अवस्था में ऑक्सीडेशन के स्थान पर आवासीय ग्लाइकोलाइसिस अधिक होने लग जाता है, अतः श्वसन भागफल तेजी से घटता है। इसका आशय यह है कि ऊतकों में उपापचयों का अपूर्ण ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके कारण लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। यह अम्लीय होने के कारण पीएच को कम करता है। सामान्यतः पीएच 7.2 होता है, जो प्रमुकुल के निर्माण के समय 6.6 तक पहुंच जाता है। तो ये डायग्राम दिए हुए हैं। ये जो है क्रमिक अवस्थाएं हैं पैर के पुनरुद्धारण की। अब है दूसरी कंस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिक फेज। वृद्धि या विभाजन अवस्था के आने के साथ ही कार्य के दृष्टिकोण से संरचनात्मक या उपचय अवस्था का शुभारंभ होता है। इस अवस्था में पूर्व अवस्था के विपरीत गतिविधियां हो, अर्थात प्रोटीन लय एंजाइमों का स्तर अब सामान्य हो जाता है। मुक्त अमीनो एसिड की मात्रा घटकर सामान्य स्तर तक पहुंच जाती है। ऊतक में ऑक्सीडेशन पुनः अधिक होने लग जाता है और आरओ बढ़ जाता है। लैक्टिक अम्ल की मात्रा अत्यंत घट जाती है तथा सामान्य पीएच बहाल हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोशिका में आरएनए की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब है स्टिमुलेशन और रीजनरेशन के विषय में अनेक तथ्यों को जान लेने के बाद ये है कि कौन सा कारक है जो रीजनरेशन हेतु उद्दीपन करता है, अर्थात किस विशिष्ट कारक के कारण रीजनरेशन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो रीजनरेशन की परिभाषा के अनुसार तो किसी अंग को निकालना ही पुनर्भवन हेतु उद्दीपन का कार्य करना चाहिए। प्रयोगों से इस तथ्य की पुष्टि किए जाने के प्रयास में पाया गया कि यह हमेशा सत्य नहीं होता। प्लेनेरियाई जंतु में यदि एक पार्श्व काट लगाई जाए और किसी अंग को न निकाला जाए तो भी घाव में नया सिर या पुच्छ दोनों विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार कैंचुओं में काट से शीर्ष या पुच्छ क्षेत्र विकसित होते हैं। अधिक अग्र सिरे पर शीर्ष व पश्च सिरे पर पुच्छ क्षेत्र विकसित होता है। मध्य भाग चीरने पर दोनों ही विकसित होते हैं। इस प्रकार का रीजनरेशन जिसमें सामान्य से अधिक संख्या में अंग परिवर्तन हो उसे हम सुपर रीजनरेशन कहते हैं। सैलामेंडर के पांव को भी इसी प्रकार चीर दिए जाने पर रीजनरेशन प्रमुकुल का निर्माण होता है तथा पैर के दूरस्थ सिरे का विकास हो जाता है। तो ये इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। उपरोक्त प्रयोगों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव रीजनरेशन का प्रेरक है, न कि अंगों को हटाया जाना। परंतु नेसो ने 1930 में यह बताया कि रीजनरेशन हेतु खुला घाव होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने सैलामेंडर के पाँव में एक फंदा लगाकर उसे कसा। इससे पाँव में बिना बाहरी घाव के अंदरूनी क्षति पहुंची। कुछ दिनों में फंदे के निकट के भाग में सूजन देखी गई और यह प्रमुकुल का निर्माण नहीं बने एक नए व पैर का निर्माण हो गया। तो उपरोक्त दोनों प्रयोगों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य परिस्थितियों में अंग हटाए जाने पर, चीरा लगाने या आंतरिक क्षति पहुंचने पर क्षतिगत ऊतकों में से कोई पदार्थ मुक्त होता है जो कि इस रीजनरेशन की शुरुआत करता है। तो इस प्रकार इसको हम जो है निम्न स्टेप में समझ सकते हैं। फर्स्ट, एक्जुलोटल की प्रमुकुल को न्यून तापमान पर सुखाकर निर्जीव किया गया। इसे अब एक अन्य एक्जुलोटल की त्वचा के नीचे प्रतिरोपित कर दिया गया। इससे ग्राही में एक बहिर्वृद्धि देखने को मिली जिसके अक्ष उपास्थि भी बनी हुई थी। ये एक अवशेषी पैर या उंगली का निरूपण करती है। सेकेंड, उपरोक्त प्रयोग की तरह एक्जुलोटल की त्वचा के नीचे उपास्थि का टुकड़ा या उपास्थि का क्षारीय जल अपघटन कर इसका उत्पाद रखने पर वैसी ही बहिर्वृद्धि देखी गई। तीसरा, ऊपर के प्रयोगों से प्रतीत होता है कि क्षतिग्रस्त ऊतक से कोई रसायन मुक्त होकर रीजनरेशन को प्रारंभ करता है। एक अन्य प्रयोग में यह पाया गया कि यदि अंगोच्छेदन के पश्चात काटी हुई सतह पर बेरियम नाइट्रेट नामक लवण लगाया जाए तो रीजनरेशन निरोधक रुक जाता है। स्पष्ट है कि यह रसायन घाव से निकलने वाले प्रेरक रसायन को बंद कर निष्क्रिय बना देता है।
फोर्थ है, यदि पिछला निष्कर्ष सच है तो बेरिलियम नाइट्रेट को कुछ समय बाद कटे घाव पर लगाने पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अंगोच्छेदन के 1 घंटे बाद काटी गई सतह पर बेरिलियम नाइट्रेट लगाने पर पुनरुद्भवन रुका नहीं, वह सामान्य गति से होता रहा। स्पष्ट है कि क्षतिगत ऊतकों से निकला पदार्थ तब तक अपना काम कर चुका था। फिर है बेरिलियम नाइट्रेट अंगों के पश्चात घाव पर लगाने के बाद पुनः इस तौर पर इसको 0.5 mm पीछे से काट दिया जाए तो भी पुनरुद्भवन सामान्य तौर पर होता है। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक स्तर पर अत्यंत स्थानीय तौर पर पुनरुद्भवन का निरोधन होता है और ये समस्त क्षतिग्रस्त ऊतकों से निकले किसी भी भाग में ये पुनरुद्भवन की क्रिया करता है। तो अब है इसके बाद पुनरुद्भवन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें कई कारक होते हैं जो कि पुनरुद्भवन को प्रभावित करते हैं, जिनमें सबसे पहला है तापमान। तापमान बढ़ने के साथ साथ पुनरुद्भवन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु एक सीमा के बाद तापमान बढ़ने से रीजनरेशन में गिरावट आती है। सेकंड है फूड। तो भोजन के अभाव में पुनरुद्भवन नहीं होगा या धीमी गति से होगा। तो प्रयोगों से पाया गया है कि भोजन के अभाव में भी रीजनरेशन हो सकता है। भोजन के गहन अभाव में भी शरीर के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रीजनरेशन होता है, परंतु इनमें के अभाव में भले ही सामान्य से छोटे जंतु बने परंतु रीजनरेशन हो जाता है। तीसरा ऑक्सीजन। सीलेंट टेटा के हाइड्रेट मिहो में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने पर यह पाया गया कि प्रोमोगोल की लंबाई बढ़ती जाती है। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। ये पाया गया कि कम मात्रा की दृष्ट धारा पुनरुद्भवन को बढ़ावा देती है। लास्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का भी पुनरुद्भवन पर प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः अंगोच्छेदन के स्थान पर दूरस्थ भाग ही पनपते हैं, परंतु बुफो मेलानोस्टिक्टस में और राना ब्रेविसेस में पाया गया कि अंगोच्छेदन के 3 दिन तक प्रमोकल पर विटामिन ए का विलयन लगाने पर संपूर्ण जो पैर है वो उसका पुनरुद्भवन हो जाता है। तो इस प्रकार ये रीजनरेशन की क्रिया होती है जो कि सब एनिमल्स में अलग अलग तरह से पाई जाती है। तो ये आपका लास्ट वीडियो है रीजनरेशन में। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।